हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस विषय के अध्याय 3 धातु और अधातु के पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे, जहां हम धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में सीखेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 पे जाकर हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। बेहतर अगर आपको अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए आज हम धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में सीखते हैं। तो धातुओं जो होती हैं वो अयस्क के रूप में हमारे भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं। किस रूप में वो रहते हैं? तो वो अयस्क के रूप में हमारे भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। तो जो हमारी पृथ्वी पर भूपर पट्टी है वो धातुओं की जो होती हैं वो मुख्य क्या है? तो वो मुख्य स्रोत है। भूपर पट्टी से ही हमें धातुओं की प्राप्ति होती है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। तो जो हमारा समुद्र का पानी होता है उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आदि जो होते हैं वो विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो हम खनिज का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व और यौगिक होते हैं उसे हम लोग खनिज, अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है। तो कुछ विशेष स्थान होते हैं जहाँ पे जो खनिज होते हैं उन्हें एक विशेष प्रकार की धातु की अधिक मात्रा होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो अयस्क किसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से हमें प्राप्त हो सकती है उसे हम लोग अयस्क या अंग्रेजी में इसे ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे ओर कहते हैं और हिंदी में इसे अयस्क कहते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से सभी हमें पाए जाते हैं। अब हम आगे धातुओं के जो निष्कर्षण है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो धातु के निष्कर्षण जो होते हैं वो कैसे होते हैं इनके बारे में। तो निष्कर्षण से हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी धातु को प्राप्त अयस्क से अलग करने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है। तो धातु को जब हम किसी अयस्क से अलग करते हैं और उसकी जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है। तो धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं इसीलिए इसे धातुओं का निष्कर्षण भी कहते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी पार्ट 3 वीडियो में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि पो, सो, मै, ए, जी, लो, ले, हा, ता, पा, चा, सो। तो वहाँ पर जो पोटेशियम थे, सोडियम थे, ये क्या थे? तो उनकी जो सक्रियता थी अधिक थी, जबकि सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब, कॉपर, ये सब थे तो इनकी सक्रियता कम थी। मॉडरेट में हमारा क्या था? तो कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब क्या आते हैं? तो ये मध्यम में आते हैं सक्रियता श्रेणी में। इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो कुछ धातु जो होते हैं वो भूपर पट्टी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमारा चांदी होता है, सोना होता है, प्लेटिनम होता है, कॉपर होते हैं। तो ये सभी जो मुख्यतः होते हैं स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। कभी कभी कॉपर के ऑक्साइड के रूप में भी मिलते हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है और कुछ धातु होते हैं तो वो अपने यौगिक के रूप में मिलती है सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाले सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। तो सक्रियता श्रेणी में हमने देखा था कि जब नीचे की तरफ आते थे तो क्या था कि सक्रियता श्रेणी क्या थी कि उसकी अभिक्रियाशीलता जो थी वो कम होती जा रही थी। तो हमने सोना, चांदी ये सभी को देखा था तो इनकी अभिक्रियाशीलता जो थी वो कम थी। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो तत्व होते हैं हमें स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। क्या क्या है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे
चांदी होते हैं, सिल्वर होते हैं, ये अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और कॉपर भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपरी धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्वों में नहीं पाई जाती हैं। तो हम देखे थे कि जिनकी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं कि अधिक अभिक्रियाशील होती है, जिसके कारण ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, फेरस, प्लम्बम आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, माने मॉडरेट होती है। भूपरपट्टी की में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो O2 के रूप में पाए जाएंगे, S के रूप में पाए जाएंगे या CH3 के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा ऑक्साइड है, सल्फाइड है और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। तो कितने धातु होते हैं, उन सभी के जो अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो उनकी जो अभिक्रियाशीलता है उसके आधार पर हम लोग धातु जो होते हैं उनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो हमारा पहला हो जाएगा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, जिसमें हमने देखा था कि हमारा सोना, चांदी ये सभी क्या है, तो ये सभी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। तो मध्यम जब अभिक्रियाशील धातुएं के बारे में हम देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जिंक हो जाता है, फेरस हो जाता है या Pb हो जाता है। ये सभी क्या है, तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जबकि निम्न में हमने क्या देखा था, तो सोना देखा था और चांदी देखा था। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं में क्या आ जाती है, तो पोटेशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। ये सभी जो होते हैं वो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। तो जो अयस्क होते हैं उनसे धातु का जो निष्कर्षण होता है, शुद्ध धातु हमको प्राप्त करना है तो उसकी जो निष्कर्षण की प्रक्रिया है वही कई चरणों में होती है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। अब हमारा अयस्कों का समृद्धिकरण है। तो अयस्कों का समृद्धिकरण हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। तो जब हमें पृथ्वी से खनित जब हमें अयस्क मिलती है तो उसमें मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो कभी भी हमको धातु के निष्कर्षण से पहले उनके जो अयस्क जो अशुद्धियाँ होती है उनको हटाना बहुत ही आवश्यक है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। तो जब हम किसी अयस्क से गैंग को हटाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो प्रक्रिया होती है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर उनकी जो बेस्ड होती है उनको हटाने की प्रक्रिया। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग अपनाई जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको चित्र 3.9 में दिया गया है। तो ये हमने देखा था। तो ये क्या है, तो ये सक्रियता श्रेणी है। ये क्या है, इनकी सक्रियता श्रेणी है। तो आप देख सकते हैं कि जो अधिक सक्रियता होते हैं, अधिक सक्रिय धातु, तो जो अधिक सक्रिय धातु होंगे उनको हम लोग निष्कर्षण जो होता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। जैसे आप पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनका जो निष्कर्षण होगा वो विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है।
तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड में डाल देंगे तो ये कैथोड और एनोड दो रॉड रहते हैं, उस पर इनका विद्युत अपघटन होकर किसी एक पर इनकी परत बन जाती है और इस तरह से हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। जो मध्यम वर्ग के होते हैं या मध्यम सक्रियता वाले धातु होते हैं, मध्यम सक्रिय धातु, तो जो मध्यम सक्रिय धातु होंगे उनको कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन कराया जाता है। क्या होता है, तो वो सल्फाइड या ऑक्साइड रहते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अपघटित हो जाएंगे और या कार्बोनेट जो रहेंगे वो अपघटित हो जाएंगे और ये मॉडरेट दूसरे से अभिक्रिया करके ये हमको शुद्ध धातु देते हैं। तो इन मध्यम सक्रिय धातु को किसके द्वारा किया जाता है निष्कर्षण, तो कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा किया जाता है। इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, तो जिंक आ जाते हैं, लोहा आ जाते हैं, सीसा आ जाते हैं और कॉपर आ जाते हैं। और जो प्राकृतिक अवस्था में तो कुछ जो होते हैं ये बहुत कम सक्रिय हैं, तो जो कम सक्रिय धातु होते हैं वो प्राकृतिक में जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसा कि चांदी और सोना जो होते हैं वो प्राकृतिक में ही स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित होते हैं। अब हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा अयस्क है, तो कोई भी धातु है तो उसका निष्कर्षण करेंगे तो वो हमारी प्राकृतिक में किस रूप में रहती है, तो अयस्क के रूप में रहती है या ओर के रूप में रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ओर है, अयस्क है, इसमें कुछ अशुद्धि पाई जाती है तो हम उन अशुद्धियों के क्या करते हैं, तो उन अशुद्धियों को हटाते हैं तो अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो अयस्क के सांद्रण के द्वारा हम उनकी अशुद्धियों के हटा देते हैं जिन्हें हमने गैंग कहा था, तो गैंग को हटा देते हैं। गैंग को हटाने के बाद हम उस अयस्क की गणना करते हैं जो अगर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होंगी। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे हमने देखा था पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी जो है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो इनको क्या करते हैं कि ठोस में तो नहीं करते हैं, इनकी गला लेते हैं, मेल्टिंग कर लेंगे तो गलित धातु का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो विद्युत अपघटन द्वारा हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। तो उच्च सक्रिय अभिक्रियाशील रहेंगे तो विद्युत अपघटन द्वारा हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु रहती हैं तो उनमें जो अयस्क होते हैं वो कार्बोनेट अयस्क होते हैं और सल्फाइड अयस्क होते हैं। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 रहता है, साथ में सल्फाइड का मतलब S रहता है। अगर किसी भी धातु के साथ अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसका हम लोग निष्पातन करते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क रहेगा तो उसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो निष्पातन द्वारा अलग करेंगे। और जो सल्फाइड रहते हैं उनका हम लोग भर्जन विधि द्वारा अलग करते हैं। जब निष्पातन के बाद हमारा जो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो निष्पातन या भर्जन के बाद क्या होंगे, धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड हमको प्राप्त होते हैं उसका हम लोग अपचयन करते हैं और धातु का शोधन करने के बाद हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। लेकिन जब निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं तो वो सल्फाइड अयस्क बनाए रहते हैं। तो सल्फाइड अयस्क जो बनाएंगे तो हम जानते हैं कि उनका जो होता है कि भर्जन विधि द्वारा हम उनको अलग करते हैं। तो जब हम भर्जन विधि द्वारा अलग करेंगे तो धातु हमें प्राप्त होगी और उसके बाद धातु का हम लोग परिष्करण कर लेंगे, तब हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारा जो था कि अयस्क से हम लोग धातु निष्कर्षण कैसे करते हैं, उस किस किस चरणों में करते हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी दी हुई है। तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए, या 2-3 बार आप चार्ट बनाकर इन चीज़ों को अभ्यास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं जैसे सोना और चांदी, तो इनका हम लोग निष्कर्षण कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु में काफ़ी अनअभिक्रिया होती है। तो जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं वो क्या होते हैं, तो वो धातुएं अनभिक्रिया करती है, मैंने अभिक्रियाशील में भाग नहीं लेती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उन्हें केवल गर्म करने से ही धातु के ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सीना बार, तो सीना बार किसका अयस्क है, तो सीना बार जो है कि वो
पारा का अयस्क है। सीना बार किसका अयस्क है? तो सीना बार जो होता है वो पारा का अयस्क है, या पारा का अयस्क आपसे पूछेगा कि कौन है, तो सीना बार है। तो मरकरी का अयस्क है, तो सीना बार किसका है? मरकरी का अयस्क है या पारा का अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो अगर हम मरकरी को लेते हैं तो सीने बार होता है, जिसे हम लोग पारा सल्फाइड कह सकते हैं या मरकरी सल्फाइड भी कह सकते हैं। तो मरकरी जो सल्फाइड होते हैं, जब उन्हें हम वायु में गर्म करेंगे तो वो जो HgS होता है उसे गर्म करने पर हमारा क्या हो जाता है, वो टूट कर हमारा HgO माने पारा ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड में टूट जाते हैं, और सल्फाइड जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अब हमको जब ये मिल जाते हैं पारा ऑक्साइड, तो उसको क्या करते हैं, जब हम उसका अपचयन करेंगे, हीट देंगे, तो ये क्या होता है कि पारा में और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाते हैं। क्या होता है? पारा और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाते हैं, तो जो ऑक्साइड रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? पारा में। तो हमने जाना था कि जब ऑक्सीजन में कमी होगी तो हमारा क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। तो जब हमने समीकरण के प्रकार को देख रहे थे, अभिक्रिया के प्रकार को, तो वहाँ पर हमारा पांचवा जो प्रकार था वो क्या था? तो उपचयन और अपचयन था। तो यहाँ पर हमको कह रहा है अपचयित हो जाता है। तो अपचयित का मतलब क्या होता है? तो हमने जाना था कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वो क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। उपचयन में हमने सीखा था कि वहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो उपचयन की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले से ही हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, पारा के साथ ऑक्सीजन है, माने ऑक्साइड बना हुआ है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसके ऑक्सीजन में यहाँ पे कमी आ जा रही है। तो जब ऑक्सीजन में कमी आ रही है तो ये क्या है? अपचयन की अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अधिक गर्म करने पर जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है? तो अपचयित होकर क्या बना रहा है? पारा हमको देता है शुद्ध, और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो यहाँ हमारा ये पारा सल्फाइड है। पारा सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किया, गर्म किया वायु की उपस्थिति में, तो ये पारा ऑक्साइड में और सल्फाइड में टूट जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं, तब हम यहाँ से पारा के ऑक्साइड को जब फिर हीट करते हैं तो ये पारा में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं इधर। तो ये समीकरण को संतुलित किया गया है, इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, आपको समीकरण संतुलित करने आता है तो आप आसानी से समझ जाइएगा इन चीज़ों को। अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ हमारा कॉपर सल्फाइड है। जब कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जब हम कॉपर ऑक्साइड को फिर कॉपर सल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं या ताप देते हैं, तो ये क्या होता है कि कॉपर में और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब हम आगे देखते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित होते हैं, जैसे जिंक, लोहा, Pb, इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। तो हम जानते हैं कि जो सल्फाइड होते हैं या कार्बोनेट की तुलना में धातु के ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना आवश्यक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई हमको सक्रियता श्रेणी के मध्यम से धातु हैं और उनका निष्कर्षण करना है, तो वे जो होते हैं
कि वो प्राकृतिक में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में रहते हैं। या तो जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन है तो या तो वो FeS में रहेंगे या FeCO3 के रूप में रहेंगे। जिंक रहेंगे तो ZnS रहेंगे या ZnCO3 रहेंगे, तो इस रूप में रहेंगे। Pb रहेंगे तो इस रूप में रहते हैं। तो उसको प्राकृतिक रूप में जब ये सल्फाइड या कार्बोनेट में रहेंगे तो क्या करेंगे इनको कि सबसे पहले हम धातु के ऑक्साइड या तो हम FeO बना लेंगे या ZnO बना लेंगे। ये क्या है, तो ये धातु के ऑक्साइड है, तो इस रूप में कर लेंगे। इस रूप में आने पर क्या करेंगे कि अपचयन प्रक्रिया द्वारा जैसे FeO को हम लोग अपचयन करेंगे, तोड़ेंगे, ताप देंगे, तो क्या होता है, इससे ऑक्सीजन टूटकर यहाँ हमारा आयरन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा आयरन शुद्ध हो जाएगा। अगर हम ZnO का अपचयन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Zn और O में टूट जाएगा। तो यही हमको कह रहा है कि ये जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट को उसको धातु के ऑक्साइड में लाएंगे, और जब धातु के ऑक्साइड में आ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या करेंगे, वो अपचयन द्वारा उनको विघटित करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जब सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो अब हम कहेंगे कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कब होगा, जब कार्बोनेट अयस्क रहेगा, क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क। जब सल्फाइड अयस्क रहेगा तो भर्जन होगा। जिंक के अयस्क के भर्जन एवं निष्पादन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे आप देखिए यहाँ हमारा भर्जन है, तो भर्जन में क्या जो होता है, सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क। और जो हमने देखा था कि जो निष्पादन रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं, तो कार्बोनेट अयस्क होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोनेट अयस्क। अब देखिए भर्जन है, तो यहाँ हमने जिंक सल्फाइड लिया। अब जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तापन देते हैं, तो ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में बदल जाते हैं और 2H2O में बदल जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में। जब हम अब क्या करेंगे, तो जब हम इसके बाद निस्तापन में आते हैं तो क्या रहता है, जिंक सल्फाइड में नहीं रहेगा, कार्बोनेट में रहेगा। कार्बोनेट में जब इसको तापन करेंगे तो ये ZnO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में और जिंक ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि क्या करना है, उसके बाद हमने जिंक ऑक्साइड को या धातु के ऑक्साइड को क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को, जैसे ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। जैसे ZnO और कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा ZnO और CO बन जाएगा, माने जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण और एवं अपचयन प्रकरण से आप पहले ही परिचित हैं। तो हमने जानते थे कि जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी होगी, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हमने समझाना था कि जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन में कमी होगी, उपचयन की प्रक्रिया कहलाता है। या उपचयन जो होते हैं, ये सभी जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। तो जो अपचयन उपचयन की अभिक्रिया है उसके अलावा हम लोग विस्थापन विधि द्वारा भी उपयोग करके अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचयक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों में विस्थापित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 को
एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, 4Al के साथ गर्म किया जाता है। तो हमारा ये मैग्नीज बाहर चलाता है और यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब हम आगे देखते हैं, तो क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कि अपचयन हो रहा है। क्या है? अपचयन। जबकि यहाँ देखिए एल्युमिनियम के साथ जो है कि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, और ये जो विस्थापन की प्रक्रिया है ये अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या होती है, तो जहाँ पे जिस अभिक्रिया में जब तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो हमारा ऊष्माक्षेपी कहलाता है। जब ऊष्मा देकर हम किसी तत्व को तोड़ते हैं, विघटित करते हैं, तो वहाँ पे जो ऊष्मा लगता है वो हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें उत्सर्जित जो ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु एक गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जो हमको धातु मिलती है वो हमको गलित अवस्था में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है, ठोस में नहीं मिलती है। ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड, इसे हम लोग आयरन ऑक्साइड कहेंगे तो गलत होगा, इसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि आयरन 2 रहता है तब हमारा आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड होता है। जबकि आयरन यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो कभी भी इसका नाम पूछेगा तो फेरिक ऑक्साइड कहिएगा, या आयरन 3 इसी तरह से लिखिएगा तब आपका सही होगा। सिर्फ आयरन ऑक्साइड लिखिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखिएगा? आयरन 3 ऑक्साइड, या इसको लिखिएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा आयरन जो होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया पर का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जों को दरार जो आती है उनको जोड़ने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। अब हम समीकरण द्वारा उन चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा फेरिक ऑक्साइड है, तो फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो Fe माने लोहा बनता है या आयरन बनता है, और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, और ऊष्मा जो होता है बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है। अब हम आगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इन सबों का निष्कर्षण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। तो जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर रहते हैं वो अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर उनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इनको जो होते हैं कार्बन के साथ हम लोग गर्म करके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। तो जो ऐसे तत्व होते हैं या धातु होते हैं उनकी जो बंधुता होती है, बंधन होता है, वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इनको हम लोग किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड, ये हमेशा याद रखिए, कैथोड जो होते हैं वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होते हैं पर निक्षेपित हो जाती है, तथा एनोड जो धन आवेशित इलेक्ट्रोड हैं पर क्लोरीन मुक्त होती है। तो जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड रहेंगे, कैथोड रहेंगे, तो उन पर धन आवेश जाएंगे। क्या समझे? अब जैसे आप यहाँ पे समझ सकती है, ये हमारा टैब है या बीकर कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक आपका है कैथोड, ये क्या है आपका कैथोड, ये आप मान लीजिए कि ये मेरा एनोड है। तो आपको
पता है कि जो कैथोड होते हैं वो माइनस होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए कोई हमारा धातु का जैसे सोडियम का क्लोराइड है, अब NaCl आपने लिया। अब NaCl आपने लिया तो इस लिक्विड में क्या होंगे, तो मान लीजिए NaCl है। क्या है? NaCl। तो NaCl में हम जानते हैं कि जो हमारा N है वो क्या है, प्लस है, और Cl क्या है, माइनस है। ये ऋणायन है और ये धनायन है। तो जो इसका धनायन होगा वो कहाँ जाएगा, ऋणायन पर जाएगा। तो इसका जो धनायन होगा ऋणायन पर जाएगा, तो सोडियम कहाँ आ जाएगा, कैथोड पर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्य जो ध्रुव होते हैं या विजातीय ध्रुव में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। सामान्य रहते हैं या सजातीय रहते हैं तो प्रतिकर्षण होते हैं, जबकि विजातीय रहते हैं, असमान ध्रुव रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस प्लस आएगा, इसीलिए जो सोडियम होंगे वो हमेशा कैथोड पर रहते हैं, और जो एनोड होते हैं वो प्लस है। तो हमेशा क्या आएंगे, इस पर हमेशा ऋणायन आएंगे, तब ये प्लस माइनस होंगे, तब आपस में आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, क्लोरीन आता है। तो हमेशा ऋणायन जो होंगे एनोड पर आते हैं, जो धनायन होते हैं वो कैथोड पर आते हैं। कैथोड हमारा क्या है, ऋणायन है, एनोड हमारा क्या है, धनायन है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कैथोड पर तो Na सोडियम, एनोड पर 2Cl Cl2 2E, ये कहाँ जाएंगे, तो एनोड पर क्या आते हैं, क्लोरीन आएंगे, और कैथोड पर हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अब मान लीजिए कोई एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, जब इसको अब घटित कीजिएगा तो कैथोड पर हमारा क्या आ जाएगा, कैथोड पर हमारा आ जाएगा एल्युमिनियम, कैथोड पर हमारा एल्युमिनियम आएगा, और जो हमारा एनोड है, एनोड पर हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन आ जाएगा एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीजन ऋणायन होते हैं और एल्युमिनियम क्या है, धनायन है। अब हम आगे देखते हैं धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं का परिष्करण किस प्रकार होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो हमें कह रहा है ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। तो जो हम धातुएं प्राप्त करते हैं अपचयन प्रक्रमों द्वारा, वो धातु जो होते हैं कि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो हम कह सकते हैं कि परिष्करण क्या है, तो हम कहेंगे कि जो हमको अपचयनों द्वारा जो धातु वो मिलती है वो पूर्णतः शुद्ध धातु नहीं होती है, जिनमें अपद्रव्य विद्यमान होते हैं। जब हम इन धातुओं से अपद्रव्य को हटाते हैं वही हमारा परिष्करण कहलाता है, या जब धातु को हटाते हैं तो धातुओं का परिष्करण कहलाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो विद्युत अपघटन द्वारा जो होते हैं किसका किसका किया जाता है, तो कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। इस प्रकरण में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड पर बसाया जाता है। तो हमने पहले ही बताया कि जो यहाँ देख लीजिए एनोड है, ये कैथोड है। जो कैथोड होते हैं वो ऋणायन होते हैं, एनोड जो होते हैं प्लस होते हैं। अब देखिए हमेशा जो कैथोड पर जाएंगे तो वो धनायन ही जाएंगे, एनोड पर जो आएंगे वो हमेशा ऋणायन आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये जो विलयन है हमारा कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट हमेशा कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। कॉपर सल्फेट कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और कॉपर कैथोड पर जाएगा, और सल्फेट जो होंगे वो हमारा एनोड पर आता है। कहाँ आएगा, एनोड पर आता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। तो निक्षेपित का मतलब कि उस पर जम जाता है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है, जो विलेय अशुद्धियाँ हैं वो विलयन में चली जाती है। अविलेय अशुद्धियों को एनोड तली पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे
एनोड पंख कहते हैं। तो ये हमारा जो जमा हो जाता है ये हमारा क्या कहलाता है, अपद्रव है, या इसे एनोड पंख भी कहते हैं। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तल्ली के नीचे निक्षेपित हो जाती है, जो क्या कहलाती है, एनोड पंख कहलाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे हमको कहा कि क्या किया जाता है, तो विद्युत अपघट्य से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु रहते हैं वो विद्युत अपघट्य में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में किस पे निक्षेपित हो जाएगी, तो ये जो हमारा कैथोड का जो है इस पर निक्षेपित हो जाती है। और वो अविलेय में जो अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है वो अविलेय अशुद्धियाँ एनोड के तली में निक्षेपित हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं तो ये तली में हमारा क्या हो जाता है, अविलेय अशुद्धियाँ निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम लोग एनोड पंख भी कहते हैं। अब इस तरह से हमने पार्ट 4 में देख लिया। अब हम पार्ट 5 वीडियो में संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे और इसको विस्तृत जानकारी लेंगे, संक्षारण क्या होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इस अध्याय में कोई समस्या है या पार्ट 1, 2, 3, 4 किसी भी पार्ट में आपको समस्या है या किसी चीज़ को जानने की आपको जिज्ञासा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको जिज्ञासा के जो प्रश्न उठे होंगे उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।